यहाँ वह सच्चाई है जो पेप्सी आपको नहीं बताना चाहती। पेप्सी की शुरुआत कोका कोला की नकल के रूप में हुई थी और उसने खुद को 3 बार कोका कोला को बेचने की कोशिश भी की, लेकिन कोक ने हमेशा मना कर दिया। इस वजह से पेप्सी को संघर्ष करना पड़ा और 2 बार दिवालिया हो गई। अब पेप्सी को सालाना लगभग $80 बिलियन कमाती है, जो कोका कोला की कमाई से 2 गुना से भी ज्यादा है। पेप्सी अब सिर्फ एक ड्रिंक कंपनी नहीं रह गई है, यह एक विशाल साम्राज्य बन गई है जिसके पास आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा खाद्य और पेय पदार्थ हैं। लेज, गेटरेड, चीटोस, एक्वाफिना, ट्रॉपिकाना, क्वेकर ऑट्स, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस, पेप्सिको के पास मौजूद ब्रांड की सूची अंतहीन लगती है। एक समय पर पेप्सी ने KFC और पिज्जा हट जैसी विशाल फास्ट फूड चेन भी खरीदना शुरू कर दिया था। वे नौसेना के युद्धपोतों के एक विशाल बेड़े को खरीदने के लिए एक सौदे पर भी बातचीत कर रहे थे। तो यह सब कैसे हुआ? पेप्सी दिवालियापन से वैश्विक वर्चस्व तक, मामूली शुरुआत से एक विवादास्पद समूह तक कैसे पहुंची? पेप्सी के पागल इतिहास में आपका स्वागत है। 1837 में जन्मे कैलेब डी ब्रैडम उत्तरी कैरोलिना के एक छोटे से कृषि कस्बे में पले बढ़े। उनके पिता एक स्थानीय व्यापारी के रूप में काम करते थे और परिवार काफी अमीर था, जिससे कैलेब को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में चिकित्सा का अध्ययन किया। हालांकि जब उनके पिता को वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा और वे अब उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान नहीं कर सकते थे, तो कैलेब को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने गृहनगर लौटने पर स्थानीय लोगों ने कैलेब के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वह एक योग्य डॉक्टर हो, क्योंकि मीलों तक कोई अन्य डॉक्टर नहीं था। उन्होंने पैसे बचाने के लिए स्थानीय शिक्षक के रूप में काम करते हुए चिकित्सा सलाह भी दी। 2 साल के भीतर कैलेब ने कॉलेज लौटने के लिए पर्याप्त बचत कर ली थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनने का फैसला नहीं किया। शायद स्थानीय लोगों की चिकित्सा समस्याओं में मदद करने के अपने अनुभव के कारण कैलेब ने इसके बजाय फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया। 1852 में कैलेब ब्रैडम ने उत्तरी कैरोलिना के न्यू बर्न में ब्रैडम फार्मेसी खोली। उस समय दवा की दुकानें लोकप्रिय सामाजिक केंद्र हुआ करती थीं, जहां स्थानीय लोग बातचीत करने, नाश्ता करने और ठंडे पेय का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। कई फार्मेसियों में सोडा फव्वारे थे, जहां कार्बोनेटेड पानी को विभिन्न स्वाद वाले सिरप के साथ मिलाकर सोडा बनाया जाता था। कैलेब के सामाजिक स्वभाव ने जल्द ही उसे शहर के लगभग सभी लोगों का दोस्त बना दिया। उसी वर्ष अटलांटा, जॉर्जिया में कोका कोला कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें फार्मेसी सोडा काउंटरों पर कोला सिरप की रेसिपी बेची गई। कैलेब को जल्द ही कोका कोला से परिचित कराया गया और उन्होंने इसकी अपार संभावनाओं को देखा। सोडा फव्वारे पर ग्राहकों के बीच यह तुरंत हिट हो गया। हालांकि कैलेब कोका कोला की रेसिपी में मौजूद नशे की लत वाले रसायनों के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने हानिकारक तत्वों को छोड़कर अपना खुद का संस्करण बनाने का फैसला किया। उनका लक्ष्य एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाना था जो अपच से राहत दे। कैलेब का कोला सिर्फ दुर्लभ तेलों और फलों के रस के अर्क जैसे प्राकृतिक स्वादों का मिश्रण था। एक बार जब उन्होंने फॉर्मूला को परफेक्ट कर लिया, तो उन्होंने इसे अपने फार्मेसी के सोडा काउंटर पर एक नए स्वाद के रूप में पेश किया और दोस्तों को इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थानीय लोगों ने पेय को इसके निर्माता के नाम पर ब्रैड्स ड्रिंक नाम दिया। अगले 5 सालों तक यह सोडा फाउंटेन में एक नियमित अनुरोध बन गया, क्योंकि लोगों को इसका स्वाद पसंद आया। कई सालों तक सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने के बाद कैलेब ने अपने उत्पाद को और अधिक व्यापक रूप से बेचने का फैसला किया। इस समय तक कोका कोला बड़े पैमाने पर सफल हो चुका था और कैलेब को पता था कि बाजार में और अधिक कोला पेय की मांग है। 1898 में कैलेब ने आधिकारिक तौर पर अपने उत्पाद का नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया। पेप्सी शब्द ग्रीक शब्द पेप्सिस से आया है, जिसका अर्थ है पाचन, क्योंकि कैलेब का मानना था कि स्वास्थ्य पहलू सबसे महत्वपूर्ण होगा। हालांकि यह स्वाद ही था जो सबसे लोकप्रिय साबित हुआ। जल्द ही वह देश भर में सोडा फव्वारों को पेप्सी सिरप के बड़े केक बेच रहा था। सालों तक कैलेब ने अपनी फार्मेसी के पिछले कमरे में पेप्सी कोला बनाया। 1903 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर पेप्सी कोला कंपनी की स्थापना की। पेप्सी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी फार्मेसी को बंद कर दिया।
पंजीकृत कंपनी के रूप में अपने पहले वर्ष में पेप्सी ने 8,000 गैलन से अधिक सिरप बेचा। कैलेब ने अपनी कमाई को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन में फिर से निवेश किया, जिससे ब्रांड को और बढ़ने में मदद मिली। 1904 में बिक्री दोगुनी से अधिक 20,000 गैलन सिरप तक पहुंच गई। कैलेब ने अधिक मात्रा में पेप्सी का उत्पादन करने के लिए एक कारखाने के लिए एक बड़ी इमारत खरीदी। उन्होंने बोतलबंद कंपनियों के साथ भी भागीदारी की, जिससे पेप्सी को सोडा फाउंटेन में सिरप के बजाय बोतलों में बेचा जा सके। 1910 तक पेप्सी कोला 24 राज्यों में 250 बोतलबंद कंपनियों के साथ काम कर रही थी। 1915 तक पेप्सी कोला की संपत्ति $1 मिलियन से अधिक की थी। कैलेब ने इसे हासिल कर लिया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सब कुछ बदल गया। युद्ध के दौरान राशन के कारण चीनी की कीमत आसमान छू गई। युद्ध से पहले एक पाउंड चीनी की कीमत 5 सेंट थी, लेकिन राशनिंग के दौरान यह बढ़कर 22 सेंट प्रति पाउंड हो गई और कीमतें हर महीने बढ़ती रहीं। कैलेब ने मान लिया कि कीमत बढ़ती रहेगी और उसने चीनी के भंडारण में भारी निवेश किया। उनका मानना था कि अगर कीमत बढ़ती रही तो उनके द्वारा खरीदी गई चीनी बेहद कीमती हो जाएगी, जिससे वह अपने पेय को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सस्ते में बना सकेंगे। हालांकि कैलेब का सिद्धांत गलत था। सिर्फ 6 महीने बाद चीनी की कीमत गिरकर 3 सेंट प्रति पाउंड पर आ गई, जो युद्ध से पहले की तुलना में भी सस्ती थी। मामले को बदतर बनाने के लिए अमेरिका में अधिकांश कारखानों ने युद्ध के प्रयास के लिए उत्पाद बनाने को प्राथमिकता दी, जिससे पेप्सी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 250 से घटकर सिर्फ 2 रह गई। वे जो उत्पाद बेच सकते थे उसकी मात्रा में भारी कमी आई। कैलेब ने चीनी पर कंपनी की कमाई से ज्यादा खर्च कर दिया था और वे अपनी खरीदी हुई सारी चीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। चीनी का बाजार मूल्य उससे बहुत कम था, जो उसने इसके लिए चुकाया था। चीजें नियंत्रण से बाहर हो गईं और 1920 में पेप्सी कोला ने दिवालियापन के लिए अर्जी दी। 53 साल की उम्र में कैलेब को पेप्सी ट्रेडमार्क और ड्रिंक फार्मूला सहित कंपनी की बची हुई सभी संपत्तियां बेचनी पड़ी। वह फार्मासिस्ट के रूप में अपने पुराने करियर में लौट आया। 1930 तक कैलेब का निधन हो गया और वह कभी नहीं देख पाया कि उसकी कंपनी अंततः कितनी अविश्वसनीय सफलता हासिल करेगी। 8 साल तक लगातार पेप्सी कंपनी के बचे हुए हिस्से को हासिल करने के बाद नए मालिकों ने व्यवसाय के मूल्य को बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब 1929 में शेयर बाजार में गिरावट आई और अचानक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, उस समय पेप्सी के पास रिचमंड वर्जीनिया में सिर्फ एक बॉटलिंग प्लांट था और वे लाभ कमाने में विफल हो रहे थे। इसलिए पेप्सी ने दूसरी बार दिवालियापन की घोषणा की और उन्हें 1930 में पेप्सी को लॉफ्ट कैंडी कंपनी को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए पेप्सी अब 2 अलग अलग मालिकों के साथ 2 बार दिवालिया हो चुकी थी और अब उसे तीसरे अलग मालिक को सौंप दिया गया था। हालांकि पेप्सी के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी कोका कोला के लिए चीजें बहुत बेहतर दिख रही थी, जबकि पेप्सी प्रथम विश्व युद्ध और महामंदी के दौरान बहुत संघर्ष कर रही थी। कोक ने विदेशों में कोक बेचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ युद्धकालीन अनुबंध हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी और इसलिए वे पूरी दुनिया में विस्तार कर रहे थे। बेशक पेप्सी के नए मालिक अपने निवेश पर पैसा वापस पाने के लिए बेताब थे और कोक की सफलता को देखने के बाद उन्होंने सोचा कि वे पेप्सी को कोका कोला को बेचने का सही समाधान निकाल लेंगे। 1920 और 30 के दशक में पेप्सी को कोका कोला को बेचने के 3 अलग अलग प्रयास किए गए, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। पीछे मुड़कर देखें तो कल्पना करें कि कोक खुद को कितना पैसा बचा सकता था अगर उन्होंने अपने भविष्य के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वियों को तब खरीदा होता जब उनके पास मौका था। लेकिन उस समय समझ में आता है किसी को भी विश्वास नहीं था कि पेप्सी उनकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए जब कोक ने 3 अलग अलग बार पेप्सी को खरीदने का मौका ठुकरा दिया तो आखिरकार पेप्सी के मालिक को लॉफ्ट कैंडी कंपनी को एहसास हुआ कि उन्हें व्यवसाय को बचाने के लिए कोई और तरीका खोजने की जरूरत है। उन्होंने जो पहला बड़ा फैसला लिया वह यह था कि जब पेप्सी ने उत्पादन लागत पर पैसे बचाने के लिए रिसाइकिल की गई बियर की बोतलों का इस्तेमाल करना शुरू किया, इसका मतलब था कि वे पेप्सी की 12 ऑन्स की बोतल के लिए सिर्फ 5 सेंट चार्ज कर सकते थे, जो कि कोका कोला की बोतल में दिए जाने वाले सोडा की मात्रा से 2 गुना था। याद रखें कि उस समय महामंदी अभी भी चल रही थी, इसलिए लोग किसी भी तरह से पैसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए कोक के बजाय पेप्सी खरीदना कई लोगों के लिए एक स्पष्ट विकल्प था, क्योंकि उन्हें 2 गुनी राशि मिल रही थी।
पेप्सी द्वारा अगला महत्वपूर्ण निर्णय विज्ञापन अभियानों में उनका भारी निवेश था। इससे कंपनी को वास्तव में मदद मिली। बिलबोर्ड पर कॉमिक स्ट्रिप और यहाँ तक कि एक लोकप्रिय नया जिंगल भी लगाया गया। जो रेडियो पर बास्केटबॉल के इतिहास में आपके लिए बजाया गया था। यह पेप्सी कोला रेडियो जिंगल कुल मिलाकर केवल 15 सेकंड लंबा था, इसलिए इसे खरीदना सामान्य 60 सेकंड के विज्ञापन से सस्ता था। इस तरह पेप्सी अमेरिका भर में अधिक रेडियो स्टेशनों को इन विज्ञापनों को बार बार चलाने के लिए भुगतान करने में सक्षम थी, जब तक कि लोगों के दिमाग में ये जिंगल न अटक जाए। हालांकि अब जब पेप्सी कंपनी लोकप्रियता में बढ़ रही थी, तो कोका कोला स्पष्ट रूप से पेप्सी के हाथों अपना कारोबार खोने से खुश नहीं थी। इसलिए 1938 में कोका कोला ने पेप्सी कोला को ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए अदालत में ले जाया। कोला शब्द के इस्तेमाल को लेकर कोका कोला को पेप्सी कोला के नाम के बारे में सालों से पता है, लेकिन उन्होंने अब तक उन पर मुकदमा करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अब तक उन्हें नहीं लगता था कि पेप्सी किसी तरह का खतरा है। लेकिन यह जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि पेप्सी कोक की बिक्री में कटौती कर रही थी। इसलिए अदालत में कोका कोला ने तर्क दिया कि पेप्सी उल्लंघन कर रही थी, जबकि पेप्सी ने प्रतिवाद किया कि कोक एक अवैध एकाधिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। अंत में पेप्सी कोला ने अपना नाम बरकरार रखा, हालांकि उन्होंने अंततः नाम को छोटा करके केवल पेप्सी रख दिया। लेकिन पेप्सी के लिए 1929 में संकट आने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में चीनी राशनिंग के साथ जो हुआ, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक और युद्ध पेप्सी के लिए एक और आपदा का कारण बनेगा। लेकिन इस बार उन्होंने व्यवसाय में बने रहने के लिए एक चतुर योजना बनाई। पेप्सी ने अपने ब्रांड के रंगों को लाल, सफेद और नीले रंग में बदलने का फैसला किया, ताकि उनकी देशभक्ति दिखाई जा सके। उन्होंने योर मैन इन सर्विस नामक एक अभियान भी शुरू किया, जहां पेप्सी ने पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिकॉर्डिंग बूथ स्थापित किए, ताकि सैनिक अपने परिवार को मुफ्त में संदेश रिकॉर्ड कर सके। इससे जाहिर तौर पर पेप्सी के प्रति बहुत सद्भावना और देशभक्ति पैदा हुई। फिर 1929-40 के दशक में पेप्सी ने अपने पेय को बाजार में उतारने का बहुत सफल निर्णय लिया। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए यह बहुत बड़ा था, क्योंकि पेप्सी के अधिकांश प्रतियोगियों ने केवल काले लोगों को स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाया था। इसलिए अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय एक बहुत बड़ा अप्रयुक्त बाजार था, जिसे अधिकांश अन्य ब्रांड अनदेखा कर रहे थे। इन सभी सफल विज्ञापन अभियानों के साथ पेप्सी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर निकलने में सक्षम थी। 1950 में पेप्सी ने अल्फ्रेड स्टील को नया सीईओ नियुक्त किया। यह थोड़ा विवादास्पद कदम था, क्योंकि वे कोका कोला के पूर्व उपाध्यक्ष थे। अल्फ्रेड कोला कंपनी को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में विशेषज्ञ थे और उन्होंने पेप्सी ब्रांड में बहुत जल्दी बदलाव किए। उन्होंने बड़े विज्ञापन अभियानों और बड़े बिक्री प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया। पेप्सी के विज्ञापनों में सुंदर और आकर्षक महिलाओं को पेश किया। अल्फ्रेड की शादी प्रसिद्ध अभिनेत्री जोन क्रॉफोर्ड से हुई थी, जो पेप्सी के लिए एक मॉडल बन गई। उनके सेलिब्रिटी समर्थन ने बिक्री को काफी हद तक बढ़ा दिया। अल्फ्रेड ने एक नए लोगो और नारे के लिए भी जोर दिया और पेय को और अधिक स्टाइलिश बनाने के लिए घुमावदार बोतल को फिर से डिजाइन किया। उनके व्यापक विज्ञापन अभियान और ब्रांडिंग परिवर्तनों ने पेप्सी को अपनी गरीब आदमी की कोला छवि से बाहर निकलने में मदद की। पर्दे के पीछे उन्होंने पेप्सी के भीतर टीमों को अधिक स्वायत्तता दी, उन्हें नए विचारों को आगे लाने के लिए सशक्त बनाया। इन परिवर्तनों ने पेप्सी की बिक्री को 1950 में 1.6 मिलियन से 1958 में 11.5 मिलियन डॉलर तक बढ़ा दिया। अल्फ्रेड स्टील को पेप्सी के इतिहास में सबसे सफल सीईओ में से एक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन 1939 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के बाद उनका करियर छोटा हो गया। स्टील की मृत्यु के बाद नेतृत्व डॉन कैंडल के हाथों में आ गया, जो अपने पूरे करियर में पेप्सी के साथ रहे थे। सिर्फ विक्रेता से लेकर अध्यक्ष और फिर सीईओ तक का सफर तय किया। उनके पहले आश्चर्यजनक निर्णयों में से एक पेप्सी को सोवियत संघ में लाना था, जो एक विशाल बाजार था जिसमें कोका कोला ने प्रवेश नहीं किया था। यह शीत युद्ध के दौरान था और हाउस ऑन अमेरिकन एक्टिविटीज कमेटी ने सुनिश्चित किया कि अमेरिकी व्यवसायों का सोवियत संघ से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि 1939 में
अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर ने मॉस्को में 1939 अमेरिकी राष्ट्रीय प्रदर्शनी के माध्यम से सोवियत संघ को अमेरिकी संस्कृति दिखाने का लक्ष्य रखा। पेप्सी के नए नेता डॉन कैंडल ने इस प्रदर्शनी को सोवियत संघ को पेप्सी से परिचित कराने के अवसर के रूप में देखा। वह सही थे। प्रदर्शनी के दौरान पहली बार पेप्सी का नमूना लेते हुए पूर्व सोवियत नेता की एक तस्वीर भी है। इस सफल परिचय के बाद पेप्सी यूएसएसआर के साथ एक समझौते पर सहमत होने में कामयाब रही, जो वहां बिकने वाला पहला अमेरिकी ब्रांड बन गया। हालांकि एक समस्या थी, सोवियत रूबल का वैश्विक स्तर पर व्यापार करना अवैध था, जिससे यूएसएसआर के बाहर इसका कोई मूल्य नहीं था। पेप्सी को ऐसा लाभ नहीं चाहिए था जिसका वे उपयोग न कर सके, इसलिए वे वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए सहमत हो गए। वर्षों तक पेप्सी ने भुगतान के रूप में स्टोलिचन्या वोदका को स्वीकार किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस वोदका को वितरित करने का विशेष अधिकार प्राप्त किया, जिससे उन्हें इससे अमेरिकी डॉलर बनाने की अनुमति मिली। यह समाधान 1969 तक सफल रहा, जब पेप्सी इतनी वोदका नहीं बेच पाई कि यह सौदा वित्तीय रूप से सार्थक हो सके। उन्हें यूएसएसआर से प्राप्त करने के लिए कुछ अधिक मूल्यवान खोजने की आवश्यकता थी। एक पुरानी कहानी है कि 1989 में सोवियत सरकार ने पेप्सी को सेवा मुक्त युद्धपोतों के बेड़े से भुगतान किया। पेप्सी स्क्रैप धातु के लिए जहाजों को बेचकर पैसा कमाती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसकी रिपोर्ट की गई। पेप्सिको ने हाल ही में सोवियत संघ से 17 पनडुब्बियां, एक क्रूजर, एक फ्रिगेट और एक विध्वंसक खरीदा है। उन्हें स्क्रैप के लिए फिर से बेचा जा रहा है। पेप्सी के प्रमुख ने जॉर्ज बुश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मजाक में कहा, हम सोवियत संघ को आपसे ज्यादा तेजी से निरस्त कर रहे हैं। सैकड़ों मिलियन डॉलर के इस युद्धपोत सौदे के कारण यह दावा किया गया कि स्क्रैप मेटल के लिए जहाज बेचने से पहले पेप्सी कुछ समय के लिए दुनिया की छठी सबसे बड़ी सेना बन गई थी। हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं है। हालांकि पेप्सी के पास नौसेना का बेड़ा होने से कोला युद्ध का अर्थ बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाएगा। वास्तविक सच्चाई यह प्रतीत होती है कि यद्यपि पेप्सी ने युद्धपोत सौदे पर विचार किया, लेकिन उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने सोवियत संघ के लिए पेप्सी वाणिज्यिक मालवाहक जहाज बनाने के लिए एक नया समझौता तैयार किया, जिसे वे बेच सकते थे। विडंबना यह है कि यह तब अप्रासंगिक हो गया जब कुछ महीने बाद 1901 में सोवियत संघ का पतन हो गया। इसके बावजूद पेप्सी पूर्वी यूरोप में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति बनी रही। वास्तव में रूस उन कुछ देशों में से एक था जहां पेप्सी ने कोका कोला को पीछे छोड़ दिया। वर्षों से पेप्सी ने रूस में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया। 2008 में पेप्सिको ने रूस के सबसे बड़े जूस निर्माता में अधिकांश शेयर खरीदे और एक अन्य प्रमुख रूसी ब्रांड विम्बलडैन फूड्स का अधिग्रहण किया। इसने पेप्सिको को रूस में सबसे बड़ा खाद्य और पेय पदार्थ निर्माता बना दिया। हालांकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद 2022 में सब कुछ बदल गया और पेप्सी ने रूस में निर्माण बंद कर दिया। इस प्रकार रूस के साथ पेप्सी का असामान्य दशकों पुराना रिश्ता आखिरकार खत्म हो गया। वर्षों से पेप्सी केवल पेय पदार्थ बेचने से असंतुष्ट हो गई। वे स्नैक फूड में विस्तार करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके लक्षित ग्राहक किराने की दुकान पर सोडा और स्नैक्स दोनों खरीदते हैं। तो क्या हुआ अगर पेप्सी दोनों बेचती? पेप्सी और फ्रीटो ले ने 1965 में विलय करके पेप्सिको का निर्माण किया, जिसने वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए अपने संसाधनों को एक साथ रखा। यह विलय फ्रीटो कंपनी और एच.डब्ल्यू. लेटन कंपनी के 1961 में फ्रीटो ले बनाने के कुछ साल बाद हुआ। ताकतों के साथ मिलकर पेप्सी और फ्रीटो ले ने एक अधिक शक्तिशाली कंपनी बनाई, जो छोटे प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ने या उनका अधिग्रहण करने में सक्षम थी। यह एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे सफल कंपनियां समूह बनने के लिए विलय करती हैं। यही वजह है कि पेप्सिको के पास अब इतने सारे ब्रांड हैं। लेज, गेटरेड, चीटोस, एक्वाफिना, ट्रॉपिकाना, क्वेकर ओट्स, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस, कैपिंग क्रंच, रॉकस्टार और कई अन्य। पेप्सिको के उत्पाद का सामना किए बिना खरीदारी करना मुश्किल है। खाद्य और पेय क्षेत्रों पर हावी होने से संतुष्ट नहीं, पेप्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 10 रेस्तरां श्रृंखलाओं में से 3 का भी अधिग्रहण किया। पिज्जा हट, टैको बेल,
और KFC। इन अधिग्रहणों के बाद पेप्सिको ने इन रेस्तराओं को केवल पेप्सी पेय परोसने के लिए बाध्य किया। उदाहरण के लिए KFC, जिसने पहले कोका कोला बेचा था, अधिग्रहण के बाद पेप्सी में बदल गया। विडंबना यह है कि यह रणनीति उल्टी साबित हुई। प्रतिस्पर्धी फास्ट फूड उद्योग ने पेप्सिको के संसाधनों को उनके अधिक लाभदायक उत्पादों से दूर कर दिया। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी फास्ट फूड चेन पेप्सी उत्पादों को बेचने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि ऐसा करने से अप्रत्यक्ष रूप से KFC जैसे पेप्सिको के स्वामित्व वाले रेस्तराओं को समर्थन मिलेगा। नतीजतन रेस्तरां अधिग्रहण के माध्यम से पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ाने की पेप्सिको की रणनीति ने अपेक्षित रूप से काम नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अपने रेस्तरां होल्डिंग्स को एक अलग कंपनी में बदलना पड़ा। इसके बावजूद पेप्सिको ने अन्य उद्योगों की खोज जारी रखी, जैसे कि खेल के सामान बनाने वाली कंपनी विल्सन का अधिग्रहण करना। हालांकि उन्होंने अंततः पेय पदार्थों और स्नैक्स के अपने मुख्य व्यवसाय पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें लगातार लाभ होता रहा। दुर्भाग्य से पेप्सिको इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग आपदाओं में से एक के कगार पर थी, जिससे उन्हें अरबों का नुकसान हुआ और इसके गंभीर परिणाम हुए। 1999 में पेप्सी ने फिलीपींस में नंबर फीवर नामक एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने पेप्सी की बोतल के ढक्कन पर 001 से लेकर 999 तक के नंबर छापे और शाम के समाचारों में विजेता नंबरों की रात में घोषणा की। यदि आपके पास विजेता नंबर वाली बोतल का ढक्कन है तो आप उसे पुरस्कार के लिए भुना सकते हैं, जबकि अधिकांश पुरस्कार मामूली थे। 1 मिलियन पेसो, लगभग $50,000 का एक बड़ा पुरस्कार था, जो कई फिलिपिनो के लिए जीवन बदलने वाली राशि थी। यह प्रतियोगिता बेहद लोकप्रिय हुई, जिसमें लगभग आधी आबादी ने पेप्सी की बोतल के ढक्कन एकत्र करके भाग लिया। कुछ लोगों ने तो जीतने वाले ढक्कन खोजने के लिए सड़कों पर खोजबीन भी की या कूड़ेदानों में से भी खोजबीन की। पेप्सी के पास प्रतियोगिता के लिए एक बजट था और उसने यह निर्धारित करने के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग किया कि कौन से नंबर छापे जाए, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि केवल 2 बोतल के ढक्कन पर ही भव्य पुरस्कार नंबर हो। इससे बड़े विजेताओं की संख्या सीमित हो जाएगी और दी जाने वाली राशि को नियंत्रित किया जा सकेगा। शुरुआत में अभियान सफल रहा, जिससे पेप्सी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर पेप्सी ने प्रतियोगिता को 5 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। हालांकि कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारित अवधि को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, जिससे गड़बड़ी हुई। 25 मई 1999 को जब ग्रैंड प्राइज के लिए विजेता संख्या 349 की घोषणा की गई, तो एक बड़ी त्रुटि हुई। सिर्फ 2 विजेता कैप के बजाय 6 लाख से ज्यादा बोतल कैप पर संख्या 349 थी। नतीजतन लाखों लोगों को लगा कि उन्होंने मिलियन पेसो जीत लिए हैं। अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे इनमें से कई लोगों ने इसे अपने संघर्षों से बचने का मौका माना। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े और पेप्सी फैक्ट्री में घुस गए, अपना पुरस्कार लेने के लिए उत्सुक थे। बाहर की स्थिति अराजक थी और अंततः पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस बीच पेप्सी के अधिकारी घबराए हुए थे, अपने अगले कदम का पता लगाने की बेताबी से कोशिश कर रहे थे। अगर वे विजेता बोतल कैप वाले सभी लोगों को ग्रैंड प्राइज देते, तो इससे कंपनी को $30 बिलियन से ज्यादा का नुकसान होता, जो अनिवार्य रूप से उन्हें दिवालिया बना देता। इसके बजाय पेप्सी ने घोषणा की कि विजेता संख्या एक गलती थी, लेकिन एक सद्भावनापूर्ण इशारा पेश किया। 349 बोतल कैप वाले किसी भी व्यक्ति को 500 पेसो, लगभग $8 मिलेंगे, जो कि शुरू में उनके द्वारा अपेक्षित $50,000 से बहुत कम है। जाहिर है, इससे व्यापक आक्रोश फैल गया। दंगे भड़क उठे। लोगों ने पेप्सी फैक्ट्री में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और डिलीवरी ट्रकों पर बमबारी की। दुखद रूप से इन दंगों के परिणाम स्वरूप 5 लोग घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। निराश विजेताओं के एक समूह, जिसे गठबंधन 349 के रूप में जाना जाता है, ने पेप्सी पर मुकदमा करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया। हालांकि पेप्सी को केवल 1,50,000 पेसो का मामूली जुर्माना देना पड़ा, जो अभियान द्वारा अर्जित लाखों के मुनाफे की तुलना में नगण्य था। कई लोगों को यह घटना एक बड़ी निगम की तरह लग रही थी,
जो गरीबी में लोगों को उम्मीद की किरण दिखा रही थी। लेकिन उसे छीनने के लिए को और बढ़ाते हुए कुछ अखबारों ने पुलिस की गवाही पर रिपोर्ट की, जिसमें बताया गया कि पेप्सी ने अपने ट्रकों पर बम विस्फोट करने के लिए भाड़े के सैनिकों को काम पर रखा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गठबंधन 3-4-9 जिम्मेदार हैं और अदालत में उनकी छवि खराब हो रही है। पेप्सी ने इन आरोपों से इनकार किया और यह संभव है कि पुलिस अधिकारी की गवाही गलत हो। फिर भी यह घटना पेप्सी के इतिहास में एक काला अध्याय बनी हुई है। हालांकि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलती थी, लेकिन इसके परिणाम गंभीर थे। यह एकमात्र ऐसा समय नहीं था जब पेप्सी को दोषपूर्ण प्रचार के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1999 में पेप्सी ने एक अभियान शुरू किया, जहां ग्राहक अपने पेप्सी स्टफ कैटलॉग से पुरस्कार के लिए अंक प्राप्त कर सकते थे। पेप्सी उत्पाद खरीदकर या 10 सेंट प्रति खरीदकर अंक अर्जित किए जा सकते थे। विज्ञापन में वादा किया गया था कि 7 मिलियन अंक एक हैरियर जेट अर्जित करेंगे। उस समय एक बिजनेस छात्र जॉन लियोनार्ड ने देखा कि एक हैरियर जेट की कीमत $23 मिलियन थी और उन्हें लगा कि वे $7 लाख में 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट खरीद सकते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए जॉन ने निवेशकों के माध्यम से आवश्यक धन प्राप्त किया और जेट के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। पेप्सी ने दावा किया कि उनका विज्ञापन मजाक के तौर पर था और उन्होंने वास्तव में जॉन लियोनार्ड को जेट भेजा ही नहीं था। परिणामस्वरूप जॉन ने झूठे विज्ञापन के लिए पेप्सी पर मुकदमा करने का फैसला किया। अंततः पेप्सी ने केस जीत लिया और कंपनी ने विज्ञापन में संशोधन करके एक अस्वीकरण शामिल किया, बस मजाक कर रहा हूँ, साथ ही आवश्यक अंक बढ़ाकर $7 मिलियन कर दिए। एक बार फिर पेप्सी महत्वपूर्ण नतीजों से बचने में कामयाब रही। विवादास्पद विज्ञापनों की एक श्रृंखला के बावजूद पेप्सी को अब तक के कुछ सबसे बेहतरीन मार्केटिंग अभियानों के पीछे भी रही है। सबसे उल्लेखनीय में से एक पेप्सी चैलेंज है, जो 1975 में शुरू हुआ था। इस प्रयोग में एक ब्लाइंड टेस्ट में यादृच्छिक प्रतिभागियों को फिल्माया गया, जिसमें पेप्सी और कोका कोला की तुलना की गई, बिना यह बताए कि कौन कौन है। औसतन ज्यादा लोगों ने पेप्सी को पसंद किया, जिससे पेप्सी ने बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान शुरू किए, जिसमें दावा किया गया कि स्वाद परीक्षण उनके ब्रांड के पक्ष में थे। शुरू में कोका कोला ने परिणामों से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि पेप्सी का प्रयोग पक्षपातपूर्ण था। हालांकि अपने स्वयं के ब्लाइंड टेस्ट आयोजित करने और समान परिणाम पाने के बाद कोका कोला ने स्वीकार किया कि जब पेय पदार्थ एक जैसे होते थे तो ज्यादा लोग पेप्सी को थोड़ा ज्यादा पसंद करते थे। इस एहसास ने कोका कोला को 1985 में एक नया फॉर्मूला पेश करने के लिए प्रेरित किया, जिसे न्यू कोक के नाम से जाना जाता है। हालांकि ब्लाइंड टेस्ट में इसने पेप्सी से बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन नए फॉर्मूले को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। प्रशंसक इस बदलाव से नाखुश थे और उन्होंने कोका कोला पर शिकायतों की बाढ़ ला दी। दबाव में कोका कोला ने मूल नुस्खा वापस अपना लिया और इसे कोका कोला क्लासिक के रूप में रीब्रांड किया। विडंबना यह है कि इस प्रतिक्रिया ने कोका कोला के लिए ब्रांड निष्ठा में वृद्धि की। उपभोक्ता मूल स्वाद की वापसी देखकर खुश थे, जिससे पेप्सी चैलेंज से ध्यान हट गया। पिछले कुछ वर्षों में पेप्सी की कई सफलताओं के बावजूद कोका कोला की ब्रांड ताकत और उपभोक्ता निष्ठा ने इसे सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में अग्रणी बनाए रखा है। अगर आप कोका कोला की पेप्सी पर लगातार सफलता के पीछे के असली कारण के बारे में जानना चाहते हैं, तो कोक के ब्रांड के पीछे के काले रहस्यों को उजागर करने के लिए अभी इस थंबनेल पर क्लिक करें।